नमस्कार। प्रणाम। हम्म, हाँ जी। सब लोग बढ़िया। स्टार्ट करें। लास्ट। हाँ, इंट्रोडक्टरी हुआ था ना। चलिए। तो हमने बात की थी प्लेनेट्स के लिए ना, क्योंकि मैंने एक ही चीज बताई थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है पूरा एस्ट्रोलॉजी जिसके ऊपर बेस है वो है प्लेनेट। एस्ट्रोलॉजी सिंपल से वर्ड में अगर एस्ट्रोलॉजी को डिस्क्राइब करना है तो वही चीज है कि जो ये प्लेनेट्स हैं, ग्रह हैं, इनकी गति, इनकी डिग्री, इनका स्थान, तीन चीजें, इन सब की गणना यानी कैलकुलेशन और इन सब का स्टडी करना, ये एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको एक, जैसा मैंने बताया, पूरा ऑकल्ट साइंस की अगर बात करें उसके अंदर सारी है, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी तो है ही है, बाकी जो भी हो, ये सारा आपके लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है जो आपको गाइड करता है। ये आपके रास्ते को चेंज नहीं कर सकता है ना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जो आपका रास्ता चेंज कर दे, रास्ता इन द सेंस योर लाइफ पाथ, उसको चेंज कोई नहीं कर सकता है। बट हाँ, वहाँ पे कोई ऐसा मिल जाए हमें जो हमें ये बता सके कि ये रास्ता इस तरीके से होकर गुजरेगा और यहाँ पे आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो क्या लगता है हम अपनी डेस्टिनेशन तक आराम से नहीं पहुंच सकते। लेकिन कभी किसी के बताने में या किसी के समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज अगर मानी एस्ट्रोलॉजी को तो माना है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन टूल। हर एक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन टूल, न्यूमेरोलॉजी प्रेडिक्शन टूल, वास्तु प्रेडिक्शन टूल। टूल नहीं है ना ये साइंस है पूरी। और जिसको समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है बट इजी भी नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम, और तब समझ में आएगी आपको चीजें। नहीं तो होगा क्या, आगे आगे जब भागेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का पूरा अगर हम समराइज करने की बात करें तो उसमें सिर्फ 12 9 12 तो मैंने बताया आपको, 12 9 12 का खेल पूरा। 12 राशियां, 12 ग्रह, सॉरी 9 ग्रह, और 12 राशियां और 12 ही हाउसेस, भाव, प्लस जो भी कह सकते हैं। और फिर 27/4, 27 नक्षत्र, 4 उनके चरण। इसके अलावा अगर कहीं एस्ट्रोलॉजी है तो आप कहीं से मुझे लाके बता देना। इतनी सी चीज समझनी है, यही एस्ट्रोलॉजी है, इससे बाहर कहीं भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हर इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है ना, मानव जो भी है, ये जो कुंडली के 12 घर हैं, ये 12 घर आपकी 12 प्रॉब्लम्स को डिनोट करो। हर पर्सन की जो भी चीज प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सारा कॉज और सॉल्यूशन 12 हाउस में ही है। इस दुनिया में 13वीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और 13वां कोई सॉल्यूशन नहीं है। 12 हाउसेज में ही दुनिया सिमट गई है पूरी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वास्तु, हम जब वास्तु स्टडी करते हैं या वास्तु कोर्स जब किया होगा, वास्तु पुरुष सबने सुना। वास्तु पुरुष क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष एक बेस लिया गया कहीं ना कहीं पे, एक स्केलिंग करने के लिए, या किसी चीज को आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना, जहां से आप स्टार्ट करके एक मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आप मेजर कैसे करोगे?
तो वास्तु पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? वास्तु पुरुष। क्योंकि वहां पे क्या है, जब वास्तु पुरुष का जो स्ट्रक्चर बनता है, 45 पॉइंट्स बनते हैं, 45 देवी देवता है जो बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर असुर भी है, देवता भी है और असुर भी है, टोटल मिला के 45 होते हैं, लेकिन वो असुर ऐसे हैं जो नुकसान नहीं कर रहे। तो ऐसे ही अगर एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करें, जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम समझना चाह रहे हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग, जैसे माने एक पॉइंट जहां से सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, वो काल पुरुष। काल काल पुरुष को डिजाइन ज्योतिष के अंदर किया गया, और कैसे किया गया? आपके शरीर के 12 भाग, हर किसी पर्सन के 12 हिस्से, उन 12 हिस्सों से मिल के बना है काल पुरुष। आपके सर से लेके आपके अंगूठे के टो तक का जो पार्ट है, उनको डिवाइड किया गया 12 पार्ट्स के अंदर, तो उसकी जो पूरी कैलकुलेशन, वो काल पुरुष है। ठीक है। तो प्लेनेट्स के लिए हमने क्या बात की थी? सबसे पहला सिग्निफिकेटर, कारक। दूसरा कैटेगरीज, यानी कि वर्ण। तीसरा गुण, सतव रजस तमस, त्रिगुण। और फिर हमने एलिमेंट्स, तत्व की बात की थी ना, फायर, वाटर, एरी, अर्थ और आकाश, स्पेस। तो ये सारे हर प्लेनेट के साथ में ये सारी चीजें हैं, और जब ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, तो आप एक एक प्लेनेट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लोगे, कौन सा प्लेनेट क्या बोल रहा है। ठीक है। जैसे हमने बात की थी, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस, 12 भाव, 12 कस्प, कुछ भी बोलिए आप उनको। केपी में जाएंगे तो कस्प बोलते हैं, वैदिक में भाव बोलते हैं, और लाल किताब में जाएंगे तो हाउसेज हो गए, तो खाना बोलते हैं, खाना संख्या वहाँ पे तो अलग अलग, लेकिन चीज एक ही है। और ये 1 से लेकर 12 तक जो हाउसेज है, जो भाव है, वो फिक्स है सभी के लिए, वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होते हैं। चेंज हो सकती है प्लेनेटरी पोजीशंस और जॉडिक साइंस चेंज होगी। बाकी जो मेरे लिए पहला भाव है, वो आपके लिए भी पहला भाव है, पूरी दुनिया के सभी पर्सन के लिए वो पहला फर्स्ट हाउस ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। राशियाँ चेंज होती है, ग्रह चेंज होते हैं। ठीक है। तो जैसा अभी हमें अगर किसी के बारे में, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, उसका माइंडसेट कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा हाउस देखना पड़ेगा हमें? फर्स्ट हाउस, जिसे लगन बोला जाता है, इंग्लिश में एसेंडेंट बोला जाता है। ठीक है। दो टर्म है, एक है लगन, एसेंडेंट, और दूसरा होता है राशि, चंद्र राशि। मैं आपको पिक्चर से बताता हूँ, टीवी से समझ में आ जाएगा, है ना? ये कुंडली के 12 घर बने हुए हैं, सारे जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम रीड करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। सबसे पहला है, से बोला जाता है फर्स्ट हाउस, यानी लगन, असेंडेंट का हाउस ये है फर्स्ट हाउस। अब इससे आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका ये वाला हाउस आएगा, है ना? ये हाउस हो गया सेकंड, इसके एंटी यानी पीछे थर्ड हाउस, फिर फोर्थ हाउस, फिर फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट, फिर यहाँ से 9, ये 10, 11, 12। ये 12 घर, 12 भाव, 12 हाउस, ये सभी के लिए यही सेम रहेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला
कि हम किसी के बारे में जब हम समझना चाह रहे हैं, कोई आपके पास पर्सन आया अपनी प्रॉब्लम लेके आया, आपने कुंडली बनाई, उसकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान देकर फिर ये कुंडली बन जाती है आपका, जिसे हम, इसे हम सबसे बेसिक फॉर्मेशन होती है, जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं। D1 चार्ट, ऐसे चार्ट्स खूब सारे, D1 है, D4 है, D7 है, D9 है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक जहाँ से स्टार्टअप होता है वो आपका लगन कुंडली, या जिसे आप D1 चार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ से पता लगाया जा सकता है उस पर्टिकुलर नेटिव के बारे में। यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। ये जो फर्स्ट हाउस है ये आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, ये आपके माइंडसेट को बताता है, ये आपके नेचर को बताता है, ये आपकी शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर को बताता है, ये आपकी पसंद नापसंद को बताता है। सब कुछ खुद के बारे में जानना, वो फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पे जो प्लेनेट होगा, है ना, अलग अलग होगा सबके लिए, ये तो फिक्स नहीं होगा, पर जो प्लेनेट होगा, जैसे मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया किसी के सन एसेंडेंट है ना, सूर्य लगन की, यानी कि यहाँ पे सन है, सूर्य। अब अगर आप लोगों को पता हो, तो मैंने सन का, अगर कारक बोलते हैं अपन, सिग्निफिकेटर में आपको अभी कुछ बाकी मैं सब लिखवा दूंगा आपको। आगे अगर सिंपल सा देखते हैं तो सन होता है आपकी सोल, आत्मा। और क्या होता है सूर्य, सन क्या सिग्निफिकेटर है सूर्य के? सूर्य का सिग्निफिकेटर है उत्पत्ति, जो पूरे संसार की जो उत्पत्ति का कारण है वो सूर्य होता है। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन का या हमारा इस धरती पे जन्म क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है, तो आप अपनी कुंडली ओपन कीजिए, वहां पे देखिए सन आपके कौन से हाउस में बैठा है। ठीक है। वहां से पता लगाया जा सकता है आपको इस धरती पे आने का कारण क्या है। तो सूर्य के बारे में जैसे मैं बोल रहा हूँ, सूर्य से हम क्या देखते हैं सिग्निफिकेटर, अगर इजी बात करूँ तो सूर्य आपको किंग, है ना, गवर्नमेंट, सरकार। सूर्य से हम ऐसे रिलेशन में देखते हैं तो पिता, सूर्य आपको ऑथोरिटी नहीं, ऑथोरिटी, बोन्स, हड्डियां, पुण्य, क्या बोला जाता है इसको, डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस, यानी कि पापों को खत्म करने के लिए, या रिमूवर ऑफ डार्कनेस, अंधकार। डार्कनेस इन द सेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डार्कनेस का मतलब है ब्लॉकेजेस, जो हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जो रुकावटें आ रही है, उसको दूर करने का ये। और अगर हम बॉडी पार्ट से देखें तो सूर्य सिग्निफिकेटर है राइट आई का, राइट आई का। ठीक है। तो अगर अब किसी के फर्स्ट हाउस में यहाँ पे सन है, सिग्निफिकेटर ये आपको पता है। अब अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, तो सन की कैटेगरी यानी वर्ण कौन सा है, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्षत्रिय वर्ण है ना, चार वर्ण बताए थे मैंने। और उसके बाद अगर बात करें हम एलिमेंट की, तो कौन सा है, फायरी, अग्नि। और अगर गुण की बात करें तो ये है सतव गुण। चार चीजें आपको पता है अभी, फॉर एग्जाम्पल। अब आप क्या बता सकते हो इस पर्सन के बारे में, जैसे मान लिया मेरे फर्स्ट हाउस में सन है, अब बताइए आप मेरे बारे में क्या बता सकते हैं।
बोलिए। बड़ा सर इजी है। डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड, टाइम के पाबंद, हम्म। और ईगो भी हो सकता है, हम्म। गुस्सा भी हो सकता है, जी। और मतलब हर हर उसमें अपना ज्यादा बोलते हैं ना, वर्चस्व दिखाना। ऑथोरेटिव नेचर आएगा उसका, हाँ। डोमिनेट करेगा जो। हाँ, डोमिनेटिंग ठीक नेचर। है। चलो बहुत अच्छा। देखिए, अगर जैसे हमें किसी का पर्सनैलिटी बताना है, सेम आप जो बोले वही है, उसी तरीके से समझ में आता है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेटर की, तो बोल सकते हैं कि ऐसा पर्सन होगा, थोड़ा ऑथोरेटिव नेचर का होगा, है ना, डिसिप्लिन्ड होगा, कॉन्फिडेंस होगा, एक वॉरियर की तरह अपनों का प्रोटेक्शन करने वाला होगा, क्योंकि क्षत्रिय प्रोटेक्शन करते, सुरक्षा करने वाले होगा। लेकिन सात्विक पर्सन होगा, उसके अंदर कोई लालच या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सूर्य सतव गुण से है ना, तो सात्विक होगा। और थोड़ा गुस्सा होगा, क्योंकि एलिमेंट है फायरी। बट फायरी एलिमेंट गुस्से के साथ में क्या देता है, एनर्जी। तो कैसा पर्सन होगा, एनर्जेटिक पर्सन होगा। आपने उस पर्सन को नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इसकी पर्सनैलिटी इसी तरीके की है। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होगा, है ना, गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट होगा, नो डाउट, क्योंकि नेम फेम यही देने वाला है सूर्य। इस तरीके से जब आपको ये प्लेनेट्स के जो हमने इतनी चीजें बताई है ना आपको, अगर ये सारी चीजें अगर आपको पता है, तो आप किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने फर्स्ट हाउस की बात की है, पूरे 12 हाउसेस पढ़े हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अब सूर्य को जैसे ये भी बोला जाता है कि रिमूवर ऑफ डार्कनेस है, डस्टर ऑफ ऑल सिंस हो गया, है ना, ये आपकी उत्पत्ति का, इस दुनिया में आने का कारण बताता है। जैसे अगर किसी ने मान लिया 6th हाउस में प्लेस है यहाँ पे, इस जगह पे अगर सन प्लेस है किसी की भी कुंडली में, तो ये जो भाव होता है, कि हम सेवा का भाव कहते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि इस पर्सन का, इस व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में सेवा कार्यों के लिए हुआ है। जितनी ये सेवा जैसे सर्विस वाले काम करेगा, उतना इसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। तो अलग अलग हाउसेज में सन की पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं, सबसे पहला आपके इस दुनिया में आने का रीजन क्या। ठीक है। अब देखिए, जब जन्म होता है किसी का, है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म समय के, जन्म समय में जो चीजें देखी जाती है कुंडली में, जैसे जिसके आप बेस के ऊपर आप सब कुछ चीजें बताओगे, जैसे मनुष्य का शील कैसा है, शील मतलब दिखने में कैसा, उसका नेचर कैसा है ना। तो ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारी चीजें स्टार्टअप होगी। सबसे पहले जो हम देखते हैं, वो देखते हैं सर्व बलि, यानी कि जो उसका होरोस्कोप बना हुआ है, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन सा, सर्व बलि, उस ग्रह को उठाओ। सर्व बलि ग्रह कैसे होता है, जैसे एक पर्सन स्ट्रांग कब होता है, अपने घर में जब होता है तब, या बाहर होता है तब। ऑब्वियसली अपने घर में होता है तब मजबूत होता है। और अपने फ्रेंड के घर में मजबूत होगा, या अपने एनिमिटी के घर में मजबूत होगा। ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के घर में, वहां पे उसकी ताकत बड़ी हो जाएगी। और दुश्मन के घर में जाएगा तो वहां पे उसकी पावर कम हो जाएगी। तो सर्व बलि ग्रह को उठाना है सबसे पहले। तो सर्व बलि ग्रह को पढ़ने कैसे लेंगे, वो प्लेनेट जो अपने साइन में हो, यानी अपनी राशि में हो। 12 राशियां हैं, है ना, मैं भी सब बताऊंगा, आप लिख लेना अभी। सर्व बलि ग्रह को उठाएं, यानी हम उसको, तो उसके लिए क्या सबसे पहले देखना है कि ऐसा प्लेनेट जो अपनी खुद की राशि में हो, और दूसरा होगा जो एग्जरेट यानी उच्च का हो। ग्रह अपने फ्रेंडली हाउस में जाएगा, वहां पे उच्च का होता है, और अपने एनिमिटी के हाउस में जाता है, वहां पे डेबिलेट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सूर्य, सूर्य है जो डेबिलेट होता है कहाँ, 7th यानी कि
लिब्रा के अंदर जाते हैं, है ना। वहां पे अगर किसी का सन है तो वो सन वीक हो गया हुआ। ठीक है, सर्वबली ग्रह कैसे पकड़ेंगे? एक तो वो प्लेनेट जो अपनी राशि में हो, दूसरा जो अपने उच्च भाव में, उच्च राशि में। दूसरा हम जो लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है आपका लग्नेश। यानी कि ये देखिए, ये जो फर्स्ट हाउस है जिसे लगन बोला जाता है, इस लगन का जो लॉर्ड है, इसका जो मालिक है, उसे लग्नेश बोला जाता है एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में। यानी कि लगन लॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो आता है लगन नवांशेष। इसको समझिएगा, जैसे मैंने बोला आपको, D1 चार्ट है जिसे हम लगन चार्ट बोलते हैं, ऐसे ही एक D9 चार्ट होता है जिसे नवमांशा बोलते हैं। लिख लीजिए, एक D9 चार्ट बनता है जिसे बोला जाता है नवमांशा। ठीक है। तो उस D9 चार्ट के अंदर जो ये फर्स्ट हाउस होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए, D9 चार्ट यानी नवमांशा कुंडली के अंदर जो ये फर्स्ट हाउस होगा, यहाँ पे जो राशि जॉडे होगा उसका जो लॉर्ड वो बोलते हैं लगन नवांशेष। D9 चार्ट में जो असेंडेंट हाउस का लॉर्ड होगा वो होगा लगन नवांशेष। इन तीन प्लेनेट्स को आप उठा लीजिए। जब किसी की पर्सनैलिटी को आप बताना चाह रहे हैं, ये तीन प्लेनेट आपके सामने होंगे, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। सर्वबली, लग्नेश और नवांशेष, इन तीनों प्लेनेट का मेजर इन्फ्लुएंस होता है किसी भी नेटिव के ऊपर। ये तीन प्लेनेट उस पर्सन की पर्सनैलिटी, अपीयरेंस और एटीट्यूड तीनों बताएंगे। पर्सनैलिटी, अपीयरेंस कैसा होगा उसका और एटीट्यूड कैसा होगा, ये तीन प्लेनेट आपको बड़े अच्छे से बताते हैं। क्योंकि ऋषि परा जो पराशर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, जो मैंने बोला था ना तत्व का ज्ञान जो सबसे है ज्यादा, वो उन्हीं के पास था और उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। ठीक है। तो आप पर्सनैलिटी, तीन चीजों से आप डिसाइड करोगे किसी के लिए। और मैं ये चाहता हूँ आज सब जने अपनी कुंडली खोलिएगा, अपना फर्स्ट हाउस में जो लिखा हुआ है नंबर, उसका लॉर्ड देख लेना कौन सा होता है। और मैं अभी बता भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये तीन चीजें आप देख लेना और फिर अपनी पर्सनैलिटी आप खुद मैच करके देखिए कैसी है, या अपने फैमिली में से भी आप मैच कर। ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में एक और चीज होती है जिसे बोला जाता है त्रिशडाया। त्रिशडाया, TRISHADY, त्रिशडाया भाव, यानी कि TRI यानी कि तीन, षड, सिक्स, छः, और पीछे बचा आया उसे बोलते हैं 11th हाउस। तो ऋषि पराशर जी ने जो कुंडली के अंदर सबसे खराब भाव बताए, खराब हाउसेस बताए, वो है 3, 6, 11। यानी कि ये देखिए, ये थर्ड हाउस, ये सिक्स हाउस, ये 11th हाउस। त्रिशडाया, 3, 6, 11। अब जो तीसरा भाव है, थर्ड, TRI, ट्री, इसे हम किसे कनेक्ट करते हैं? काम से, डिजायर से, काम। सिक्स जो है उससे हम किसको देखते हैं? क्रोध। और 11th हाउस है वो है लोभ। थर्ड काम, सिक्स हाउस क्रोध, और 11th यानी कि लोभ। अब ये जो काम, क्रोध और लोभ है, इनसे किस चीज का जन्म होता है? पाप का। सिंपल सी चीज है ना। तो ये बोला ऋषि पराशर जी ने कि जो ये 3, 6, 11 में या तो कोई प्लेनेट हो या जो इसका लॉर्ड होगा, वो उस पर्सन के लिए सबसे नेगेटिव प्लेनेट्स होंगे उसकी कुंडली में। 3, 6, 11, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये पाप को जन्म देने वाले, इसलिए ये हाउसेस
नेगेटिव, या इनके जो प्लेनेट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब देखिए मैंने सन के लिए क्या बताया था आपको, रिमूवर ऑफ डार्कनेस और डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस, पापों का नाश करने वाला। तो एक बेसिक रूल देखिए पराशर जी का, इस बात में ही रूल है ये, अगर किसी की कुंडली में सूर्य की पोजीशन देखना चाहते हैं, बेस्ट पोजीशन ऑफ द सन, किसी की भी कुंडली में, वो 3 6 11, 3 में, थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, 11th हाउस में अगर सन प्लेसमेंट है, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है सन की, क्योंकि ये क्या करेगा, डेस्ट्रॉय ऑफ ऑल द सिंस। और ये 3 भाव बुरे हैं ना, तो क्या करेगा यहाँ पे सन, डिस्ट्रॉय करेगा इन चीजों को। थर्ड हाउस में है तो काम की जो भावना है उसको, सिक्स हाउस में क्रोध है, एंगर है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और 11th हाउस में जो आपका लोभ वाली जो भावना आती है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए सन का मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसमेंट होगा 3 6 11। ठीक है, मैं आपको एक एक प्लेनेट के हर एक हाउसेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब जैसे आपको पता है पृथ्वी गोल है, चौकोर क्यों नहीं है, ट्रायंगल में क्यों नहीं है, बता सकता है कोई? पृथ्वी देख के आया क्या कोई जाकर? देखी किसी ने जाके? हाँ या ना? मैंने तो नहीं देखी, सुना पढ़ा यही है। सर क्योंकि सैटेलाइट से दिखती होगी। है जी, सैटेलाइट से दिखती होगी। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जो गोल है, जो सर्किल में है, गतिमान चीज होगी जो गोल होगी, चौकोर चीज नहीं ग्रो, मूव में या मोशन नहीं होगा उसके अंदर, है ना? आप कोई भी देख लो चीज जो राउंड होती है, वो बॉल देख लो, गाड़ी का पहिया देख लो, हर चीज गोल है वो। तो ये पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस में घूम रही है, सारे प्लेनेट्स है वो सेलेस्टियल स्ट्रक्चर के अंदर, सब सौर मंडल के अंदर अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। तो कब चलेंगे, जब गोल होगा तभी तो वो आगे चलेगा, है ना? तो एक जॉडिक साइन, यानी कि राउंड, राउंड का डिग्री कितना होता है, एक सर्कल का डिग्री कितना होता है? बेसिक चीज है, एक सर्किल, सर्किल का 360। डिग्री 360, 360 डिग्री, यही होता है। रेक्टेंगुलर 90 डिग्री है ना? तो सर्किल कितना है, 360। ठीक है, तो जो आपका राशि चक्र जो बना हुआ है, या ये जो ब्रह्मांड फैला हुआ है, वो कितने पे है पूरा, जॉर्डिक अगर सर्किल को देखें 360 डिग्री पे। ठीक है, 360 डिग्री पे। अब जब मैंने आपको बताया 12 राशि, 9 ग्रह और 12 भाव और 27 नक्षत्र, यही बताए थे, और एक नक्षत्र के 4 स्टेप, 4 पद। तो 360 डिग्री को अगर हम 27 पे डिवाइड करते हैं, तो एक नक्षत्र का वैल्यू कितनी आएगी, 13 डिग्री, 13.20, 13 डिग्री 20 मिनट, 3.20, इसको बोला जाता है 13 डिग्री और 20 मिनट। कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरीके की होगी, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट। तो 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड, यही है। डिग्री को हम बोलते हैं अंश, एस्ट्रोलॉजिकल में डिग्री को क्या बोलते हैं, अंश, यानी कि एक नक्षत्र का जो डिग्री है 13 डिग्री या 13 अंश 20 मिनट, ऐसे बोला जाएगा एस्ट्रोलॉजी में। डिग्री को अंश,
बाकी मिनट्स है ही है। ठीक है। अब मिनट को एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं कला। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मिनट को बोला जाता है कला और सेकंड को बोला जाता है विकला। तो यानी कि क्या हो गया, जैसे ये एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी है, 13 डिग्री और 20 मिनट, क्या बोलेंगे, 13 अंश 20 कला। ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म ऐसे बोली जाएगी। 13.20 डिग्री हम मानते हैं, लेकिन बोलने के लिए ऐसे बोलेंगे 13 अंश 20 कला। ठीक है। कैसे आया देख लो, 360 डिवाइड बाई 27 आ गया 13 यहाँ से, तो ये आया 13। अब पीछे का 20 कहाँ से आएगा, 9 बचा पीछे, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 540 मिनट आए। अब 540 को हमने 27 से वापस, क्योंकि नक्षत्र में इसका 27 से डिवाइड किया, आया 20। इसलिए एक जो ये नक्षत्र है इसकी वैल्यू आती है 13.20। समझ में आया या वापस बताओ, वापस चले, कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए। 360 डिग्री का जॉडियक साइन, सबसे पहली चीज, नक्षत्र है 27, 360 डिवाइड बाई 27 जब करते हैं, आप करके देख लीजिए, यही आएगा रिजल्ट 13.20। कर लीजिए, आएगा, मोबाइल में कर लीजिए, कितना आता है बताइए। 360 डिवाइड बाई 27, ये मैंने आपको मैनुअल कैलकुलेशन करके बताई है। ठीक है, मिल गया आंसर। ये तो कोई टफ नहीं है ना, बहुत इजी वे है। ऐसे ही आप एक राशि की डिग्री निकाल, राशि की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 360 डिग्री का जॉडियक साइंस, और राशि है कितनी, 12, 360/12 करेंगे तो कितना आएगा, 30, 12 3 जा 36, यानी कि एक राशि के कितनी आ गया वैल्यू, 30 डिग्री, 30 अंश डिग्री। नक्षत्र की कैसे निकालनी, 360 डिवाइड बाई 27, आ गया 13.20, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 अंश 20 कला। जैसे चाहो 30.20 भी बोल सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं हम पूरा उसमें प्रिमिटिव एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज यूज करें ना, कि 13 अंश 20 कला हम खुद ही भूल जाएंगे। 13.20 एक नक्षत्र की वैल्यू, एक राशि की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ठीक है। जैसे देखिए 360 है, अगर हम इसको 27 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से यहाँ तक की 13.20 आएगी। ठीक है। ऐसे पूरे 27 इसके भाग बनेंगे। ये नक्षत्र है, अगर ये पूरा जॉडियक है, इसको 27 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक की वैल्यू आई 13.20। ऐसे ही अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया, एक नक्षत्र के 4 चरण यानी कि 4 स्टेप होते हैं। तो अब एक स्टेप की वैल्यू देखने के लिए क्या करें, एक नक्षत्र यानी कि 13.20, 13 डिग्री 20 मिनट। अब इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आता क्या है रिजल्ट, 3 डिग्री 3.20। 13.20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आएगा 3.20, यानी कि नक्षत्र की एक पद की वैल्यू है 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। और 4 से मिलके एक नक्षत्र बनता है, 4 पद से मिलके, तो 3.20 को ×4 करेंगे, 13.20 क्रॉस करके भी चेक कर सकते। ठीक है। तो देखो, जैसे हम माला जो जप की जाती है ना, मालाओं का जब जप करते हैं उसके अंदर कितने मन के 108 होते हैं,
समझने के लिए देखिए 27 नक्षत्र, 4 चरण, कितने हो गया, 27 × 4 108। ठीक है, 12 राशियां, 9 प्लेनेट, 12 × 9 108। समझ रहे हैं? यानी कि जब आप एक माला का जब हम जप करते हैं, यानी 27 नक्षत्र के, सारे 27 नक्षत्र के ही आपने उसमें हो गया, चारों चरण मिला, 108 मनके की माला इसलिए बनती है। ठीक है, अब जैसे राशियां मैंने बताया, ये इसको ऐसे समझ लीजिए आप। जैसे एक 12 राशि है, 360 डिग्री सर्किल है, तो 360/12 करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि एक जॉडियक राशि, इसका वैल्यू, मान हिंदी में और इंग्लिश में वैल्यू को आती है 30 डिग्री, है ना। तो क्या बोला जाता है, हर राशि का अंशात्मक विस्तार, अंश यानी कि डिग्री, अभी मैंने बताया 30 डिग्री तक का एक राशि का हुआ, यानी कि 0 से 30, पहला स्टार्ट हुआ 0 से 30, तो पहली राशि, फिर 30 से 60, आज नहीं लगाऊंगी। दूसरी 60 से 90, मेरे को पैर का दर्द में कुछ म्यूट कर लीजिए मंजू जी, और चौथी कितनी होगी, 90 से 120 डिग्री, पांचवी 120 से 50 डिग्री, ऐसे 12 तक करेंगे तो 360 डिग्री पे पहुंच सकते हैं। तो राशि क्या होता है, राशि क्या है, जो प्लेनेट है, जो प्लेनेट बैठा है उसका एड्रेस। जैसे मान लिया किसी राशि में सूर्य बैठा, जॉडिक साइन एरीज का हो गया, तो क्या बोलेंगे, सन कहाँ पे बैठा, एरीज में, एरीज साइन में बैठा, यानी कि सन का एड्रेस क्या है, सन का एड्रेस है एरीज साइन, उस पर्टिकुलर कुंडली के। तो राशियां क्या होती है, राशियां हैं उन ग्रहों का पता, वो ग्रह कहाँ पे बैठा है, एड्रेस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू राशि या जॉडियक साइन। फर्स्ट नंबर जो राशि, जिसे हम हिंदी में मेष बोलते हैं, एरीज, 0 से 30 डिग्री। नंबर 2 पे आती है टॉरस, वृषभ राशि, उसकी वैल्यू 30 से 60 डिग्री। थर्ड राशि जेमिनाई यानी मिथुन, 60 से 90 डिग्री। फोर्थ कर्क राशि, 90 डिग्री से 120 डिग्री। फिफ्थ लियो, सिंह राशि, 120 से 50। सिक्स वर्गो, कन्या राशि, 150 से 180 डिग्री। सेवन लिब्रा, तुला राशि, 180 से 210। एट स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इसकी डिग्री होती है 210 से 240 डिग्री। नाइन्थ है आपका सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, 240 से 270 डिग्री। टेंथ है आपका कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, 270 डिग्री से 300। इलेवेंथ है आपकी एक्वारिस, कुंभ राशि, 300 से 330 डिग्री। और ट्वेल्थ है आपकी पाइसेस, मीन राशि, 330 से 360 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री को 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए। अब जब भी आप कुंडली देखते हैं, वहां पे मेष ऐसे, वृषभ या एरीज, टॉरस, जेमिनी ऐसे नहीं लिखा होगा, वहां पे नंबर्स लिखे होते हैं। आपके जिस राशि में, जिस हाउस में जो नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुंडली का फर्स्ट हाउस है, जो हमने अभी देखा लगन में, वहां पे अगर नंबर 5 लिखा है तो इसका मतलब हो गया लियो, सिंह राशि है वहां पे। अगर वहां पे 9 लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो सैगिटेरियस है, धनु। अगर वहां पे 7 लिखा हुआ है तो तुला, तुला लगन, क्योंकि फर्स्ट हाउस लगन असेंडेंट है, या लिब्रा असेंडेंट बोले, हिंदी में तुला लगन बोलेंगे। अब आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हो ना, फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा असेंडेंट कौन सा है। सिंह लगन है, मेष लगन है, जेमिनाई असेंडेंट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, पाइसेस असेंडेंट है, कुछ भी 1 से लेके 12 तक आपको आपकी कुंडली में पता चलेगा। ठीक है, अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनके लॉर्ड लिख लीजिए, राशि लॉर्ड। ये जो राशि होगी वहां पे उस हाउस में, उसका लॉर्ड भी होगा एक।
तो फर्स्ट जैसी राशि है एरीज, मेष राशि, इसका लॉर्ड होगा मार्स, मंगल। सेकंड है टॉरस, वृषभ राशि, इसका लॉर्ड होगा वीनस, शुक्र। थर्ड जेमिनाई यानी मिथुन, उसका लॉर्ड होगा मर्क्यूरी, बुध। नंबर 4 कर्क, कैंसर, इसका लॉर्ड है चंद्रमा। नंबर 5 यानी कि लियो, सिंह राशि, सूर्य। नंबर 6 वर्गो, कन्या राशि, मर्क्यूरी, बुध होगा लॉर्ड। 7 लिब्रा, तुला, इसका लॉर्ड है वीनस। 8 है आपकी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, उसका लॉर्ड होगा मार्स, मंगल। 9 सैजिटेरियस, धनु राशि, जुपिटर, गुरु, बृहस्पति। नंबर 10 कैप्रिकॉन, मकर, सैटर्न, लॉर्ड होगा शनि। और 11 एक्वेरियस, लॉर्ड सैटर्न, शनि। 12 यानी पाइसेस, मीन राशि, इनके लॉर्ड है जुपिटर। तो 1 और 8 का लॉर्ड मार्स, 2 और 7 का लॉर्ड वीनस, 3 और 6 का लॉर्ड मर्क्यूरी, 4 मून, 5 सन, 9 और 12 जुपिटर, 10 और 11 सैटर्न। ये पेयरिंग है। हर एक एक ग्रह के पास दो राशियां हैं, हर ग्रह के पास दो राशियां हैं, लेकिन कर्क और सिंह ऐसी राशि है जिनका लॉर्ड सूर्य शनि है। सूर्य और चंद्रमा इनके पास एक एक जॉडी है, बाकी सबके पास दो दो है। एरीज, स्कॉर्पियो, मार्स, टॉरस, लिब्रा, वीनस, जेमिनाई, वर्गो, मर्क्यूरी, कैंसर, मून, लियो, सन, सैजिटेरियस और पाइसेस, जुपिटर, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, सैटर्न। बस इतना सा याद रखना, ये आपकी राशि को लॉर्ड। अब आपको ये पता फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है राशि वहां पे आपको पता है, अब उसका लॉर्ड आप देख लो, वो आपके एसेंडेंट या लगन लॉर्ड, लग्नेश एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, लगन लॉर्ड भी बोले या एसेंडेंट लॉर्ड बोले, लगन का सब। आचार्य जी, पाइसेस का राशि लॉर्ड बता दीजिएगा। जुपिटर, सैजिटेरियस हाँ और पाइसेस, धनु और मीन हाँ, लॉर्ड जुपिटर, बृहस्पति जु देव। जुपिटर है। हाँ जी। हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। अब आप अच्छा। अपनी कुंडली में देख सकते हो ना, सर्वबली, हम्म। लग्नेश, और ऐसे ही आप D9 चार्ट खोलोगे तो वहां पे फर्स्ट हाउस के अंदर जो नंबर लिखा होगा वो आपका होगा लग्ने, नवांशेष। 3 प्लेनेट पकड़ लो, उसका लॉर्ड कौन सा। ये 3 प्लेनेट के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर सबसे ज्यादा होंगे, आपकी पर्सनैलिटी को वो डिफाइन कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका अपीयरेंस और आपका एटीट्यूड, ये तीनों चीजें वो 3 प्लेनेट बता देंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बोला एक नक्षत्र का कितनी वैल्यू है, 13.20 डिग्री, और एक चरण यानी 3.20। ठीक है, तो एक नक्षत्र में 4 चरण हुए, एक राशि में कितने होते हैं, एक राशि कितनी है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ना एक राशि की वैल्यू। तो आप 3.20 को करो 3 से, 30 से, या मल्टीप्लाई करके देखो कहाँ पे जाओगे। जब 3.20 को 9 से मल्टीप्लाई करते जब 30 आता है, यानी कि एक राशि के अंदर कितने स्टेप्स हो गए, 9। समझिएगा, एक नक्षत्र में 4 स्टेप है, एक राशि के अंदर कितने होंगे, 9। 3.20 इंटू 9 कर लो, 30 डिग्री आ जाएगा। एक राशि में कितने हो गए, 9 चरण, 9 चरण होते हैं। तो एक राशि में नक्षत्र कितने होंगे अब, एक राशि में नक्षत्र कितने होंगे, 4। 4।
4 नक्षत्र कैसे आ जाएंगे? 13 इंटू 20 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? करिए करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ प्रैक्टिकल करके देखिए, अभी देखिए आपका एकदम क्लियर होगा सबका। कितना 13 13.20 हाँ कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए ना इसको, 13 अच्छा 20। सर 3 आएंगे। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। कैसे होंगे? एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 2 में कितने हो गए? 8। मैंने लिखा है एक हाँ राशि में 9 चरण है, यानी कि 8। 2 नक्षत्र तो हो गए, अब क्या बचा पीछे? एक चरण। हाँ एक देखिए आधा चरण से भी आधा, सवा। तो क्या बोला जाता है? एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अच्छा सीधी सी फॉर्मूला पकड़ लो आप, उसको कुछ नहीं याद करना। एक राशि में 9 चरण, 4 में एक बनता है नक्षत्र, तो यानी कि 4 टू जा 8। 8 निकाल दो, 2 हाँ नक्षत्र, अब बचा एक चरण। तो हाँ 25 ही तो होगा ना पीछे। 25 इंटू 4 करेंगे जब 1 बनता है, तो 2.25 यानी कि 2.25 नक्षत्र। इजी। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब ये तो याद रहेगा ना। अब ये तो मतलब याद करने वाली चीज है, ये सिर्फ कैलकुलेटिंग पार्ट है। हाँ ठीक है। ओ, अब ये देखिए, ऐसे अगर हम एक राशि को, ये देखिए, ये आपको समझ में आएगा। ये देखिए 4 चरण, यानी कि 13.20, 13.20 करो 26.40, पीछे क्या बचा? 3.20। तो हो गया आपका 2.25 नक्षत्र। इनको सबको टोटल करेंगे तो 30 डिग्री आता है। कर लो कैलकुलेट। अभी क्लियर है? 2.25 नक्षत्र कैसे आए? 9 चरण आए उसके अंदर। 4 चरण का एक नक्षत्र, यानी कि 4। एक नक्षत्र 4, 2 हो गए टोटल, पीछे बचा ये 0.25। तो 2.25, 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। मैं आपको एक साइकिल भी सिखा सकता हूँ, जहाँ से सिर्फ आप एक कैलकुलेशन डिग्री दे के आप बता सकते हो कि उसका चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठा है, बिना जॉडिक खोले हुए। कुंडली को आप उसमें नक्षत्र डिटेल नहीं खोलोगे आप सिर्फ उसका स्टार्टिंग डिग्री पकड़ के बता दोगे कि चंद्रमा इस नक्षत्र में जाके बैठा। ठीक है। ये क्लियर है अभी या नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं, फिर आगे नहीं चलूँ, मैं यहीं पे रुक जाऊँ अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? हाँ भरने में भी इसका मतलब क्या था? हाँ सर जब सर हम क्लियर है, पर इसको समझने में टाइम लगेगा। क्या क्या टाइम लगना, ये बताइए, क्या समझ नहीं आ? मतलब इसको 2-3 बार जब मैं सुनूंगी तब मुझे समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है मंजू जी। एक जॉडियक साइन यानी कि 360 डिग्री, सिंपल पहले। अब अगर हमें राशि की वैल्यू निकालनी है तो 12 राशियां होती है, तो 360/12 करो, 30 डिग्री की एक राशि बन गई। अगर हमें नक्षत्र की वैल्यू निकालनी है तो 360/27 करो, तो 13.20 आएगा, वो एक नक्षत्र की वैल्यू आती है। अब एक नक्षत्र 4 पार्ट में होता है, तो 13.20 को 4 से डिवाइड करोगे 3.20 आएगा। क्रॉस करके देख लेना, 3.20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 13-20 आएगा। क्लियर हो गया? तो एक राशि के अंदर 9 चरण, 3/20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, यानी एक राशि में 9 चरण बन गए। अब 4 चरण का एक नक्षत्र, तो 8 में तो 2 नक्षत्र बन गए, पीछे बचा 1.25, 2.25 नक्षत्र। आप बताइए। क्लियर? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है बताने की? ऐसा तो नहीं है मैं भाग रहा हूँ, आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए। यहाँ तक ठीक है ना? राशियां होंगी, राशियां नहीं लिखी होती है कुंडली में, सिर्फ नंबर लिखे होते हैं हाउसेज में। अब आपको पता लग जाएगा, 1 लिखा हुआ है तो एरीज है, 9 लिखा हुआ है तो धनु है। फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है यानी वो लगन हो गया आपका, एसेंडेंट वो हो गया। और जिस हाउस में चंद्रमा बैठा है आपका, जहाँ पे मून है, वहां पे नंबर देख लेना, वो आपकी जन्म की राशि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में 4 नंबर में मून बैठा है, जिस हाउस में मून बैठा है वहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, उसकी राशि क्या होगी? कर्क राशि, कैंसर।
इसके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो कौन सा होगा? स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक लगन। फर्स्ट हाउस में जो नंबर है वो उसका लगन होगा और उसका लॉर्ड होगा, वो लगन लॉर्ड बन जाएगा। जिस हाउस में चंद्रमा है वहां पे नंबर देख लेना, ये राशि आप नोट कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा ये मेरी राशि है और इसका लॉर्ड ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, विजय जी बताइए इसका असेंडेंट कौन सा हुआ? अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो वो कौन सा असेंडेंट या लगन होगा? दैट इज धनुर सेट धनु लगन होगा। और इस धनु लगन का लगन लॉर्ड कौन होगा फिर? अब इसका सेजिटेरियस का लॉर्ड क्या लिखा है मैंने? जुपिटर। गुरु गुरु जुपिटर। तो ये पर्सन धनु लगन, सेजिटेरियस एसेंडेंट और उसका लगन लॉर्ड हो गया जुपिटर। क्लियर है? मंजू जी, किसी के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, उसका कौन सा लगन होगा? वृषभ। वृषभ लगन होगा। उसका लगन का लॉर्ड कौन होगा? सर लॉर्ड मैंने अभी लिखा नहीं है इसलिए मुझे वीनस याद नहीं। वीनस वीनस। और वीनस। उसका लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस, शुक्र, यानी कि उसके लगन का लॉर्ड हो गया शुक्र। पंडित जी, एक्वेरियस का कौन है? एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का सैटर्न है, 10 और 11, सैटर्न। शनि। अच्छा अच्छा। ठीक है, शनि। अच्छा। अब आप पता लगा सकते हैं लगन लॉर्ड और लगन कौन सा है। अब अगर ऐश्वर्या जी आप बताइए, अगर अब किसी के हाउस में यानी कि 6th हाउस में मून है और वहां पे नंबर 11 लिखा हुआ है, मून के 6th हाउस में है, वहां पे 11 नंबर मी लिखा। मून 6th हाउस में है। हाँ, और 11 नंबर लिखा हुआ है, तो उसकी कौन सी राशि होगी? जन्म राशि? कुंभ राशि होगा। यस, कुंभ राशि होगी। और उसका लॉर्ड कौन होगा? सैटर्न। कुंभ। सैटर्न। कुंभ का शनि। शनि हो गया, यानी कि हाँ। कुंभ राशि है उसकी, कुंभ राशि एक्वेरियस हो गए। लॉर्ड सैटर्न। हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। अब आप देख सकते हैं अपनी कुंडली को बेसिकली। हाँ जी। पकड़िए अपना और लगन लॉर्ड देखिए, फिर आप मून देखिए कौन सा नंबर लिखा है, उसकी राशि, उसका लॉर्ड बताइए। आप सब जन अपनी कुंडली में यही करेंगे और मुझे लिख के भेजेंगे। ये हमारी कुंडली का स्क्रीनशॉट है, इसका ये असेंडेंट है, ये इसका लॉर्ड है, ये इसका चंद्र मून साइन है, चंद्र राशि, और ये उसका लॉर्ड है। तो कुंडली बनाना भी सिखाओगे क्या? इतना कर लेंगे। कुंडली बनाना। सिद्धार्थ जी बोलो, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कुंडली बनाना भी सिखाओगे क्या? हैं? कुंडली कैसे बनाई जाती है? कुंडली एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर में चले जाना। एस्ट्रोसेज वो तो सॉफ्टवेयर से बन जाएगी, वैसे अगर बनानी हो तो मुश्किल होता है। ऐसे कुंडली बनाने के लिए बहुत टिपिकल प्रोसेस है सिद्धार्थ जी, वो बेसिक लेवल पे नहीं सीख पाएंगे, ना समझ में आएगा किसी को। मैं आपको, ठीक। मुझे मतलब मेरे को आप लैपटॉप मत दो, मुझे कोई कंप्यूटर मत दो, मैं कुंडली बना ठीक है दूँ। सर, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन वो प्रोसेस वो अभी इस पे नहीं है, सिंपल सा नहीं, आप मैं वैसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा इससे तो शायद वैसी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी के अंदर ग्रिड ग्रिड के अंदर भरते हैं, वैसी शायद कुछ भरना हो उसके अंदर। जैसे पंचांग आता है ना, पंचांग जैसे कोई भी एफएमआरआईज देखना पड़ता है। कैलकुलेशंस हमारा कंप्यूटर का और मैनुअल का बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। प्रॉब्लम वही होता है कि कंप्यूटर थोड़ा एक्यूरेटली देता है हमारा, मतलब क्योंकि जरा सा भी एक मिनट का भी फर्क हुआ तो काफी साल और महीनों में फर्क हो जाता है। जी, इसलिए मैन्युअली करना इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ चार्ट। सिंपल सी सॉफ्टवेयर में चीज है ना। हाँ आज जी। लोग एक अच्छे, आप टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर बैठे हो, इतनी टेक्नोलॉजी अपने पास में, फिर अगर हम मैनुअल करेंगे तो वहां पे हम अपना टाइम से सब जने समय बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। आपको कहता कि चलो मैं यहाँ पे राजस्थान जोधपुर बैठ के आपको एस्ट्रोलॉजी कोर्स करवा रहा हूँ, आते ही वहां पे कितने जने आते हैं? हाँ। फॉर एग्जाम्पल जोधपुर वाले आ जाते हैं बेसिकली। लेकिन अब यहाँ पे बैठ के आपका टाइम हो रहा है, सेव हो रहा है सबका, सब अपने जगह से बैठ के आप ज्वाइन कर रहे हो और फिर अपने काम में वापस लग सकते हो। तो एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दो, D1 चार्ट आपके सामने आ जाएगा।
तो राइट में थोड़ा टैप करना, वहाँ पे नवमांशा D9 चार्ट आएगा, उसका फर्स्ट हाउस देख लेना, उसमें जो नंबर लिखा है, जो उसका लॉर्ड है, वो आपका नवमांशेष हो जाएगा। 3 प्लेनेट को पकड़ लो और अपना खुद ही निकाल के देखो कितना मैच होता है, फिर अपने फैमिली वालों का देख लेना। ठीक है यहाँ तक? ये चीज आपको समझ में आ गई ना? आप कुंडली के अंदर नंबर से आप अपने आप पकड़ लोगे, ये राशि है, ये इसका लॉर्ड है। ठीक है, फिर उनकी डिग्रीज होती है, हर एक प्लेनेट डिग्री के ऊपर होता है। 5 अलग अलग कैटेगरीज होती है डिग्री की। बाल्य अवस्था होती है, फिर एक यंगर साइज टीनेजर आता है, फिर यंगर आता है, फिर मैच्योर्ड आता है, और फिर ओल्ड वृद्धावस्था। एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा पावर किस वक्त होगी? किसी भी कोई एक बच्चा ज्यादा स्ट्रांग होगा, या एक एक तो है 6 महीने का बच्चा, वो स्ट्रांग है। एक है 22 साल का, वो स्ट्रांग है। या एक युवा। है 70 ईयर का। अब इसमें से स्ट्रांग कौन होगा? स्ट्रांग इन 22 साल। कितनी एनर्जी, अपना इतना पावर होगा, वर्किंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? जो यंग अपने होगा। 22-23 साल वाले की। तो ये प्लेनेट्स की भी डिग्री है, तो ये भी इनकी भी अवस्था है, ये भी इनका ऐसे बता रहे हैं कि ये बच्चा है, ये टीन एज में, ये मैच्योर्ड है, या बिल्कुल ओल्ड एज में आ गया। तो प्लेनेट आपके उस हिसाब से अपना रिजल्ट डिलीवर करेगा। एस्ट्रोलॉजी में यही है देखने के लिए। कमजोर है, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना? तब वो अपने रिजल्ट, यानी कोई 6 महीने का बच्चा है तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन करोगे? तो खुद किसी के सपोर्ट से सब काम करने वाला है। तो हम क्या चाहेंगे, सब बच्चे मतलब 22, 24, 25 एज का होगा, तो हाँ वहाँ पे सब कुछ सही है। तो ये प्लेनेट्स भी अपने रिजल्ट उसी हिसाब से देते हैं, डिग्री वाइज देखा जाता है। बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, है ना, वृद्धावस्था। बिल्कुल कोई 28, 29 डिग्री पे, यानी 30 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू है, तो अगर कोई 1 से 1 डिग्री का है तो क्या हो गया, एकदम बिल्कुल छोटा बच्चा है। और अगर कोई 28, 29 डिग्री पे है तो बिल्कुल ओल्डेस्ट है। तो इस अगर इस डिग्री पे कोई प्लेनेट है तो वो अपने रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सपोर्ट चाहिए उनको। बच्चा है तो सपोर्ट चाहिए, और बूढ़े हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये क्या चीजें, ये क्या समझ में, ये आप क्या कर रहे हैं? आप डिकोडिंग तो कर रहे हैं प्लेनेट्स का। एस्ट्रोलॉजी मैंने क्या बताया था? डिकोडिंग ऑफ द प्लेनेट्स। वो प्लेनेट क्या बोल रहा है, आप उस चीज को समझ जाओ और उसके अकॉर्डिंग ऐड करने लग जाओ। फिर शनि राहु केतु हो, चाहे कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तब अपने रिजल्ट अच्छे से दे देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पूरी कैलकुलेशन। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। जो मैं आपको स्लाइडर बताऊंगा वो पीडीएफ जरूर मिलेगा। अगर अपने अभी स्टार्टिंग के लिए, अगर रेफरेंस के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एक ये वाला ले लीजिए, और एक ले लीजिए, एक ये ले लीजिए। आपको वैल्यूज पता चल जाएगी ना, वैल्यूज कैसे आ रही है। और एक ये वाला ले लीजिए, बस से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। सर आप रिकॉर्डिंग देंगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो आएगी, रिकॉर्डिंग हाँ तो उसमें देख लेंगे। सबके लिए है, सब जने देख सकते हैं। क्लास में है वो भी देख सकते हैं, जो नहीं है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे नक्षत्र आज की। 27 नक्षत्र कौन से होते हैं, और जो दशाएं चलती है ना, सबकी लाइफ में दशा चलती है ना, तो मैं आपको एक टर्म बता दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये दशा चल रही है, इसके बाद कौन सी चल रही है, अभी ये चल रही है तो इसके पहले कौन सी चल रही है। ठीक है,
जैसे हम वास्तु में बताते हैं, जैसे इसी के अंदर मैं आपको बता दूंगा, बस उसको आप याद कर लेना। आपको ये पता चल जाएगा पूरी साइकिल कैसे चलनी है, किसके बाद किसका नंबर आना है, वो पूरा सर्कल मिल जाएगा। दशाएं उसी के अकॉर्डिंग चलती है सबकी। फिर डेबिलेशन कहाँ पे नीच का होगा, कौन सा ग्रह जहाँ पे वीक होगा, और एक्सोरेट कहाँ पे उच्च का होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको फिर सर्वबली ग्रह पकड़ने में बड़ी आसानी हो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो कलम नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र हैं, उनके लॉर्ड कौन कौन है, ठीक है। और फिर मैं आपको एक्सोरेट और डेबिलेशन का बता दूंगा। कुछ ये करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट वीक पे फिर मैं आपको एक एक हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स, एक एक प्लेनेट्स के सिग्निफिकेटर्स बताऊंगा। हाउसेस, प्लेनेट्स और राशियां, इन सबके मैं आपको सिग्निफिकेटर्स लिखा दूंगा। तो कम से कम आप एक लेवल के ऊपर अपनी कुंडली को पढ़ना सीख जाओ। इतना मैं करवा दूंगा, ये मैंने आपको बोला था कि ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम, जैसे आप बोलेंगे तो मूर्त एस्ट्रोलॉजी वाला स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला, जो आप बोलेंगे वैसे मैं करवा दूंगा दोनों। तो कम से कम इतनी चीजें करनी आ गई तो अभी हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। एक प्राइमरी लेवल के ऊपर तो आप कर लोगे ना, फिर तो जाना ही है डॉक्टर के पास, तो फिर देखेंगे। फर्स्ट एड मिल जाए तो इजी हो जाता है ना सर्वाइव करने के लिए। तो ठीक है, तो ये बेसिक ये है ही इसीलिए ना